ओके, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट मीटिंग्स में बच्चों हमने लास्ट मीटिंग्स में डिस्कशन कर ली थी। 5 ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमने फाइनल अकाउंट के कर लिए हैं। ठीक है, आप लोग अच्छा आइडिया हो गया होगा बाय नेचर का भी और बाय फंक्शन का, बाय नेचर एंड बाय फंक्शन, राइट। अब इसी टॉपिक के कुछ छोटे-छोटे 2-3 3-4 इश्यूज हैं, वो आज मैं कराता हूँ। फिर ये टॉपिक पैक हो जाएगा, फिर इसकी एग्जाम किट के ऊपर बात कर लेंगे, राइट। ओके, पहला इशू हम डिस्कस कर रहे हैं टैक्स का। सबसे पहला पहला इशू जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं टैक्स का। देखें, ये आपके पास 2 अकाउंटिंग पीरियड है मेरे प्यारे बच्चों। लेटेस्ट से ये है 1 जनवरी 17, ये दिसंबर 17 और ये दिसंबर 18। एक छोटी सी कहानी है, छोटी सी स्टोरी है जो आपने मेरी तरफ देख के सुन लेनी है। उस कहानी का थोड़ा सा हिस्सा आपने ऑलरेडी सुना हुआ है, उस कहानी का ऑलरेडी कुछ हिस्सा आपने सुना हुआ है। वो क्या है? देखें, ये फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है, पहला अकाउंटिंग पीरियड नजर आ रहा है। रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में कंपनी इस पहले अकाउंटिंग पीरियड का टैक्स सेकंड अकाउंटिंग पीरियड में पे करती है। ये टैक्स पे करने की डेट्स इस तरह है रियल लाइफ में कि इस फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का टैक्स अगले अकाउंटिंग पीरियड में पे होता है। ठीक है, तो बेशक पहले अकाउंटिंग पीरियड का टैक्स अगले अकाउंटिंग पीरियड में पे होगा, पे, लेकिन बुक तो पहले ही अकाउंटिंग पीरियड में होगा ना। बुक तो पहले ही अकाउंटिंग पीरियड में ही होगा ना। तो आपने यहाँ एंट्री बनाई, देखो पहले अकाउंटिंग पीरियड में आपने टैक्स एस्टिमेट किया, तो वो आपका आया 50 रुपए। कितना आया? एस्टिमेटेड टैक्स आया 50। तो आपने ये एंट्री बनाई, देखो टैक्स एक्सपेंस डेबिट 50 रुपए। और सुकून से सोचो ये पे कब होगा? वेरी नेक्स्ट ईयर, ये अगले साल पे होगा, तो इस साल तो पे नहीं हुआ। तो सामने टैक्स पेएबल क्रेडिट, सामने टैक्स पेएबल क्रेडिट 50 रुपए, सही है। तो एंट्री बनेगी बेटा टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेएबल क्रेडिट, टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेएबल क्रेडिट, टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेएबल क्रेडिट। अब प्यार से ये एंट्री मैंने पिछले 5 सवाल में बनवाई थी, 5 के 5 सवाल में तुम्हें बनाई थी, ठीक है। अब जरा सोचो, ईयर एंड पर ये तुम्हारे पास टैक्स की लायबिलिटी आ रही होगी, करंट लायबिलिटी 50 रुपए की आ रही होगी। इस साल का टैक्स अगले साल पे करेंगे तो ईयर एंड पर आपकी लायबिलिटी आ रही होगी। अब कहानी में ट्विस्ट, सुनना शुरू करो, होश में रहो। इस साल का टैक्स पे कब होता है? अगले साल। तो ये 50 हमने सोचा था 50 रुपए पे होगा। जब हम अगले साल पे करने गए ना, तो अब जरा सुने, रियल लाइफ में कई बार क्या होता है, टैक्स कमिश्नर कभी चेंज हो जाता है, कभी टैक्स रेट चेंज हो जाते हैं, कभी टैक्स का कानून रिवाइज हो जाता है, राइट। तो ऐसी सूरत हाल में हमने सोचे थे 50 रुपए और हमें पे करने पड़ गए 60 रुपीज। हमने सोचे थे 50 रुपए और उसने सामने वाले ने एंड में हमसे कितने मांगे? 60। तो देखो इधर देखो, अब मैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में पेमेंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में मैंने गिन के 60 रुपीज उनको दिए, उनको दिए। तो मेरा कैश क्रेडिट हो जाएगा 60 से, मेरा कैश क्रेडिट हो जाएगा 60 से, सही है। पेमेंट कर दी। अच्छा बताओ, जैसे ये पेमेंट की तो ये 50 रुपए की लाइबिलिटी तो खत्म हो जाएगी ना। जो 50 रुपए की लाइबिलिटी मैंने बुक की थी वो खत्म हो जाएगी। तो मेरा टैक्स पेबल, ये देखो, मेरा टैक्स पेबल 50 रुपए से लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, डेबिट। और अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों साइड सेम है? क्या ये दोनों साइड सेम? नहीं। ये 10 रुपए का एक एक्सपेंस अराइज हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं अंडर प्रोविजन। ये 10 रुपए का एक एक्सपेंस अराइज हो जाएगा जिसको हम कहते हैं, ये देखो, ये इसका नाम है अंडर प्रोविजन। अंडर प्रोविजन। बच्चे ने कहा अंडर प्रोविजन क्या मतलब? मैंने कहा सुनो, पिछले साल हमने कम एक्सपेंस प्रोवाइड किया था, पिछले साल हमने कम एक्सपेंस सोचा था, जबकि रियलिटी में पे ज्यादा हुआ। तो इसका मतलब हमें उसूलन उसूलन हमें 60 का एक्सपेंस बुक करना चाहिए था, उसूलन हमें 60 का एक्सपेंस बुक करना चाहिए था, लेकिन हमने 50 का बुक किया था। तो अब रिमेनिंग 10 का एक्सपेंस अगले साल बुक करेंगे, रिमेनिंग 10 का एक्सपेंस अगले साल बुक करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट केस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट केस। ये पहला केस है जिसमें हमने सोचा था 50 रुपए और अगले साल पे कितना हुआ? 60। तो इसको बोलते हैं अंडर प्रोविजन, यानी आपने अंडर अंडर कम प्रोवाइड किया था, कम सोचा था और पे ज्यादा हुआ, सही है। और अंडर प्रोविजन हमारा एक्सपेंस है, अंडर प्रोविजन हमारा एक एक्सपेंस है। अब मैं 30 सेकंड के लिए चुप हूं, पहले आराम से एक नजर देख लो, कोई मुश्किल नहीं है, एक नजर देख। अब
सामने देखें बेटा, जिस तरह ये पहले अकाउंटिंग पीरियड का देखो, जिस तरह पहले अकाउंटिंग पीरियड का टैक्स अगले साल पे हो रहा था, जिस तरह फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का टैक्स नेक्स्ट ईयर पे हो रहा था, लेकिन हमने पहले अकाउंटिंग पीरियड में ही बुक किया था ना, एक्सपेंस एस्टिमेट करके पहले ही अकाउंटिंग पीरियड में बुक किया था। सिमिलरली इधर देखें, ये जो सेकंड अकाउंटिंग पीरियड है, ये देखो स्क्रीन पे देखो, ये जो सेकंड अकाउंटिंग पीरियड है इसका अपना टैक्स अगले साल पे होगा। जो दिसंबर 18 वाला अकाउंटिंग पीरियड है उसका टैक्स तो अगले साल पे होगा ना, लेकिन उसका भी हम एस्टिमेट करके बुक यहीं करेंगे, उसका भी हम एस्टिमेट करके बुक यहीं करेंगे। तो बताओ, जब हमने इस साल एस्टिमेट किया ना, तो इस साल हमारा एस्टिमेशन आया 80 का, कितना आया बेटा? सेकंड ईयर जब हमने टैक्स एस्टिमेट किया, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिस तरह पहले साल का टैक्स नेक्स्ट ईयर पे हो रहा था, लेकिन बुक तो पहले साल ही किया था, इसी तरह सेकंड ईयर का खुद का टैक्स बेशक पे करेंगे थर्ड ईयर में, लेकिन बुक तो करेंगे सेकंड ईयर में ही ना। तो हमने जब वो एस्टिमेट करा तो वो 80 रुपीज आया, तो उसकी एंट्री बनेगी टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेएबल क्रेडिट, टैक्स पेएबल क्रेडिट, इधर देखें 80 पक्का। अब मुझे बताओ, ये वाला जो 80 है, गौर से सुनना, ये जो 80 है ये क्या इसी साल पे होगा? नहीं, अगले साल। ये 80 अगले साल पे होगा, तो ईयर एंड पर ये लायबिलिटी की फॉर्म में 80 आ रहा होगा। ईयर एंड पर ये लायबिलिटी की फॉर्म में क्या आ रहा होगा? 80 आ रहा होगा। ईयर एंड पर ये लायबिलिटी की फॉर्म में 80 आ रहा होगा। तो ईयर एंड की एसएफपी में 80 की लायबिलिटी जाएगी। अब एक आखिरी चीज बताओ, ये जो सेकंड ईयर है इसके पीएनएल में क्या क्या जाएगा? सेकंड ईयर के पीएनएल में क्या क्या जाएगा? सेकंड ईयर के पीएनएल में क्या क्या जाएगा? देखो ये रहा सेकंड ईयर, तो देखें सेकंड ईयर के पीएनएल में देखते हैं कितनी चीजें जाएंगी। सेकंड ईयर के पीएनएल में कितनी चीजें जाएंगी, इधर देखें, ये देखो, ओहो ये क्या हो गया, सुने, सेकंड ईयर के पीएनएल में कितनी चीजें जाएंगी, सामने देखें। सेकंड ईयर में एक तो आपके पास अंडर प्रोविजन का ये 10 रुपए का एक्सपेंस है, देखो अंडर प्रोविजन खुद एक एक्सपेंस है। अंडर प्रोविजन में पीएनएल डेबिट हो रहा है, 10 रुपए का अंडर प्रोविजन का एक्सपेंस है, और 80 रुपए का नॉर्मल आपका जो टैक्स एस्टिमेट आपने किया है वो है। इधर देखें, एक बार पीएनएल 10 रुपए से डेबिट हो रहा है और दूसरी बार एक्सपेंस यानी पीएनएल 80 से डेबिट हो रहा है। तो आप जरा सोच के बताएं, 80 और 10 टोटल एक्सपेंस कितना जाएगा? 90। 80 और 10 टोटल एक्सपेंस मेरे बच्चों आपका पोस्ट हो जाएगा 90 का। हाँ, तो आप देखो, इनकम स्टेटमेंट का आप ऐसे चाहो तो ऐसे एंट्री से भी समझ सकते हो, आप चाहो तो आप एंट्री से भी समझ सकते हो, आप चाहो तो आप एंट्री से भी समझ सकते हो। और अगर मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप चाहो, मेरी तरफ देखें, आप चाहो तो आप यहां पर यूं भी लिख सकते हैं, देखें इसका एक पैकेट बना सकते हैं, करंट टैक्स एस्टिमेशन, करंट टैक्स का एस्टिमेशन इस साल का कितना है? 80। 80, और बताओ दूसरा ऊपर ऊपर वाली एंट्री में अंडर प्रोविजन है ना, तो वो ऐड हो जाएगा, ऐड अंडर प्रोविजन, क्योंकि वो भी एक एक्सपेंस है, अंडर प्रोविजन भी एक एक्सपेंस है 10 रुपए का। तो टोटल 90 इनकम स्टेटमेंट में चली जाएगी, टोटल 90 इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। तो अब एग्जामिनर आपसे नॉर्मली दो रिक्वायरमेंट्स पूछता है, एग्जामिनर आपसे नॉर्मली दो रिक्वायरमेंट्स पूछता है, दो रिक्वायरमेंट पूछता है, दो रिक्वायरमेंट सुनो। पहली रिक्वायरमेंट, पहली पहली रिक्वायरमेंट, वो कहता है इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा? तो इनकम स्टेटमेंट में आप बोलोगे ये 90, ये देखो इनकम स्टेटमेंट में ये 90 चले जाएगा। वो जो आप इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहे थे, जो कल परसों बना रहे थे, तो उसमें पीबीटी के बाद, इनकम स्टेटमेंट में पीबीटी के बाद जो टैक्स एक्सपेंस जाएगा वो 90 जाएगा, सही है। सेकंड क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा बताओ एसओएफपी में क्या जाएगा, तो आप बोलोगे एसओएफपी में ईयर एंड पर, एसओएफपी में ईयर एंड पर ये लायबिलिटी चले जाएगी, एसओएफपी में ईयर एंड पे ये लायबिलिटी चले जाएगी। अब यहाँ पर एक सवाल जहन में आता है कि सर एसओएफपी में 80 जा रहा है, पीएनएल में 90 जा रहा है। हाँ, क्योंकि ये जो 10 रुपए का था ना, ये देखें, ये 10 रुपए वाला अमाउंट था ना, ये पे हो गया था, ये देखें, ये जो अंडर प्रोविजन था ये पूरा का पूरा पे हो गया था, तो अनपेड अमाउंट सिर्फ 80 था, अनपेड अमाउंट सिर्फ 80 था, सही। तो फॉर टू कट द स्टोरी शॉर्ट, अब समरी सुने, आज के बाद कभी भी क्वेश्चन में अंडर प्रोविजन होगा, आज के बाद कभी भी क्वेश्चन में अंडर प्रोविजन होगा, तो वो इनकम स्टेटमेंट में ऐड होके, वो करंट टैक्स प्रोविजन में ऐड होके इनकम स्टेटमेंट जाएगा, करंट टैक्स प्रोविजन में ऐड होके इनकम स्टेटमेंट जाएगा, सही है। क्योंकि अंडर प्रोविजन खुद एक एक्सपेंस है, अंडर प्रोविजन मेरे प्यारे बच्चों खुद एक एक्सपेंस है, प्लीज नोट कर लें। फिर सेकंड एक और केस वापस से करा रहा हूँ, फिर इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, ओवर प्रोविजन भी कराऊंगा। जिस तरह अंडर प्रोविजन हो सकता है, इसी तरह ओवर भी हो सकता है। जिस तरह आपने सोचा था कम पे ज्यादा हुआ, इसी तरह इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपने सोचा ज्यादा और पे कम हुआ। चलो करो।
बेटा लिख लिया, लाजमी लिखना होगा, लिखना लाजिम है। तो देखें, अब एक चीज जहन में सवाल आती है बच्चे के, सर हम लोग जब फाइनल अकाउंट के, जो आपने पिछले 5 फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें सिर्फ यही वाली एंट्री होती थी। देखो उसमें ये एंट्री होती थी, एक ये एंट्री, बस ये या ये एंट्री, बस उसमें तो सिर्फ यही एंट्री होती थी। हाँ, उसमें अंडर ओवर नहीं था, उन किसी भी सवालात में अंडर ओवर नहीं था, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में अंडर ओवर आ सकता है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में अंडर ओवर आ सकता है। चलो, अब मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, एक और चीज साथ साथ पढ़ा रहा हूँ। मैं सेकंड वाले अकाउंटिंग पीरियड के लिए तुम्हें एक टी अकाउंट बनाना भी सिखाता हूँ। इधर देखो, सेकंड अकाउंटिंग पीरियड के लिए मैं तुम्हें टी अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ। सेकंड अकाउंटिंग पीरियड, दिसंबर 2018 के लिए। देखो, ये टैक्स का टी अकाउंट बनेगा, टैक्स पेएबल अकाउंट। बेटा याद करो, तुम लोगों ने मेरे साथ मिलकर एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट। एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट पढ़ा था, उसमें तुम रेंट पेएबल अकाउंट बनाते थे, इंश्योरेंस पेएबल अकाउंट बनाते थे, वेजेस पेएबल, ये सब बनाते थे ना, वैसा ही अकाउंट है ये। टैक्स पेएबल अकाउंट है बच्चों, इधर देखो, ये टैक्स पेएबल अकाउंट है। सेकंड अकाउंटिंग पीरियड की बात हो रही है। बताओ, इधर देखो, देखो स्क्रीन पे देखें। सेकंड अकाउंटिंग पीरियड की बिगनिंग लायबिलिटी 50 है, एंडिंग लायबिलिटी 80 है। सेकंड अकाउंटिंग पीरियड की ओपनिंग लायबिलिटी 50 है, और एंडिंग लायबिलिटी कितनी है बेटा भाइयों? 80 है। सेकंड अकाउंटिंग पीरियड की ओपनिंग लायबिलिटी 50 है, और क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है बोलो? 80 है। अब इधर देखते हैं, जरा जादू देखें, बताएं। इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना? ये रहा, ये रहा, ये रहा आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर 90 है। एक्सपेंस फॉर द ईयर 90, जो असल आपका एक्सपेंस है वो 90 है, ठीक है। अब देखते हैं इस साल कैश कितना पे हुआ। कैश कितना पे हुआ, इन दोनों को ऐड करो, ये 50 और 90 को ऐड करो। 50 और 90 कितना है? 140 माइनस 80, यहाँ आ जाएगा कैश। देखो कितना आता है, जादू होगा, जादू। निकालो ये कैश कितना आ रहा है। कैश तो देखो कितना आ रहा है, कैश आ रहा है आपका 60। और यकीन करो, देखो असल में कैश है ही 60। ये देखो, ये रहा। आपने इस साल जो एक्चुअल सेकंड अकाउंटिंग पीरियड में कैश पे किया था वो 60 का किया था। सेकंड अकाउंटिंग पीरियड में जो कैश पे किया था 60 का किया था। तो बेटा वो काम जो आपने अभी यहाँ विदाउट टी अकाउंट बनाया था ना, मैंने सेकंड पीरियड का टी अकाउंट भी बना दिया। सेकंड अकाउंटिंग पीरियड का मैंने टी अकाउंट भी बना दिया है। तो देखें, टी अकाउंट में ये ईयर के स्टार्टिंग की लायबिलिटी है, देखें 50, ये ईयर के एंड की लायबिलिटी है। ये ईयर के स्टार्टिंग की लायबिलिटी है, ये ईयर के एंड की लायबिलिटी है। अच्छा बेटा, ये वाली जो चीज है ना, ये है एक्सपेंस फॉर द ईयर। इसको बोलेंगे फुल एंड फाइनल एक्सपेंस फॉर द ईयर, ओके। हाँ, और ये है कैश पेड, ये है टैक्स पेड। ये क्या है? टैक्स पेड, एक्चुअल टैक्स पेड जो पे हुआ है वो आ गया, सही है। तो अब आप देखें, आज के बाद आपको अगर कभी टी अकाउंट से खेलने को बोले ना, तो टी अकाउंट से भी खेल लेना। आज के बाद अगर वो आपको नंबर्स दे और टी अकाउंट से खेलने को बोले, तो ये टी अकाउंट से भी खेल सकते हैं आप, सही है।
This key account is like the same as previous accruals and prepayment chapter. Rent payable account, wages payable account, तो इसी तरह ये tax payable account है, ये tax payable account है, लिख लें इसको, इसको यूज करेंगे इंशाल्लाह। और इवन हमारा जो एक और चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, उसमें भी आएगा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में भी आएगा। लिख लिया भाई। अब मैं सारा काम वापस से करा रहा हूँ, अलिफ से ये तक जितना पढ़ा है वापस से पढ़ाता हूँ एक सेकंड केस की फॉर्म में। अब फिर से सुने, फिर रिवीजन होगा, पूरा रिवीजन होगा आप लोगों का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पूरा वापस से करा रहा हूँ एवरीथिंग, इधर देखें। चलो, ये है आपके पास 1 जनवरी 17, ये दिसंबर 17 और ये दिसंबर 18। बहुत प्यार मोहब्बत से चलें, बहुत आराम से बोर्ड पे देखें। देखें, पहला अकाउंटिंग पीरियड नजर आ रहा है। आप सब जानते हैं, आपने फाइनल अकाउंट में पढ़ा है कि कंपनी एक फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का टैक्स नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में पे करती है। कंपनी फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का टैक्स नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में पे करती है, लेकिन वो जो बुक करती है वो तो पहले अकाउंटिंग पीरियड में बुक करेगी ना। तो यहाँ हमने जब टैक्स एस्टिमेट किया तो वो 50 रुपए का आया। वो कितना आया? 50 रुपए का आया। तो मैंने एंट्री बनाई, टैक्स एक्सपेंस डेबिट 50 रुपए और टैक्स पेबल क्रेडिट 50 रुपए। टैक्स एक्सपेंस डेबिट 50 रुपए और टैक्स पेबल क्रेडिट 50 रुपए, सही है। अच्छा, ये एक्सपेंस जो मैं डेबिट करता हूँ उसकी जगह पीएनएल डेबिट करना भी बिल्कुल सही है। एक्सपेंस जो मैं डेबिट करता हूँ उसकी जगह कोई पीएनएल डेबिट कर दे, ये भी बिल्कुल सही है, इजाजत है इसकी, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताएं, ये 50 अगले साल पे होगा ना बेटा, ये 50 नेक्स्ट ईयर पे करना है, तो इस साल के एंड तक तो पे नहीं हुआ होगा, ईयर एंड तक तो पे नहीं हुआ होगा। तो यहाँ ईयर एंड पे ये लाइबिलिटी नजर आ रही होगी 50 रुपए की। ईयर एंड पे लाइबिलिटी नजर आ रही होगी कितने की बेटा? 50 रुपए की, सही है। अब जरा सोचें, ये पे होगा नेक्स्ट ईयर, ये पे होगा नेक्स्ट ईयर। तो जब नेक्स्ट ईयर मैं इसको पे करने जाऊंगा ना, इधर देखें, नेक्स्ट ईयर में जब इसको पे करने जाऊंगा, तो यार अब सेकंड केस सुनो, मैंने सोचा था 50 रुपए पे होगा, मैंने सोचा था 50 रुपए पे होगा, लेकिन अगले साल मैंने कहा था ना, कई बार टैक्स कमिश्नर चेंज हो जाता है, टैक्स के लॉस चेंज हो जाते हैं, टैक्स का रेट चेंज हो जाता है। तो मुझे 50 की जगह सिर्फ 45 पे करना पड़ा। मुझे 50 की जगह सिर्फ कितना पे करना पड़ा? 45 पे करना पड़ा, 45। तो मैंने क्या करा, एक मिनट याद रखें, मैंने कैश क्रेडिट कर दिया 45 से कैश क्रेडिट कर दिया। अच्छा देखो, जैसे ही मैंने 45 की पेमेंट की, मेरी पूरी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। जैसे ही मैंने 45 की पेमेंट की, मेरी पूरी लाइबिलिटी, बताओ लाइबिलिटी मेरी कितने की थी? 50 की थी। तो मेरी लाइबिलिटी पूरी टैक्स पेबल के नाम से 50 रुपए से खत्म हो गई। हाँ, मेरी लाइबिलिटी टैक्स पेबल के नाम से 50 रुपए से खत्म हो गई। हाँ, अब आप मुझे सोच के बताएं कि क्या ये दोनों साइड सेम है? क्या ये दोनों साइड सेम है? नहीं बेटा। अब आपके पास यहाँ एक इनकम आ जाएगी, इस बार एक इनकम आ जाएगी 5 रुपए की, इस बार एक इनकम आ जाएगी 5 रुपए की, और इस इनकम को बोलते हैं ओवर प्रोविजन। क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है ओवर प्रोविजन, इसको बोलते हैं ओवर प्रोविजन। ओके, ओवर प्रोविजन। ये 5 रुपए की आपके पास इनकम आ गई, ये 5 रुपए की इनकम आ गई, सही है। और ऑब्वियस सी बात है, देखें, आपने लास्ट ईयर सोचा था 50 रुपए, देखें आपने सोचा था 50 रुपए, लेकिन पे हुआ 45। आपने सोचा था 50 रुपए और पे कितना हुआ? 45। तो 5 रुपए की इनकम आ गई, 5 रुपए की इनकम आ गई। अच्छा, तुम लोग को थोड़ा और ग्रूम करने के लिए, और चीजें सिखाने के लिए एक डायलॉग बोलता हूँ, बड़ा हिस्टोरिकल डायलॉग है। एक चीज सिखानी है, इसके लिए एक डायलॉग बोल रहा हूँ, ग्रूम हो गया उससे। डायलॉग सुने, ये इनकम 5 रुपए की क्यों आई है उसकी वजह भी पता लग जाएगी। अकाउंटिंग की दुनिया का एक उसूल है, अकाउंटिंग के वर्ल्ड का एक उसूल है, कोई भी लायबिलिटी विदाउट पेइंग एनीथिंग खत्म हो जाए वो इनकम होती है। अकाउंटिंग की दुनिया का एक उसूल है, कोई भी लायबिलिटी विदाउट पेइंग एनीथिंग खत्म हो जाए वो इनकम होती है। कोई भी लायबिलिटी विदाउट पेइंग एनीथिंग खत्म हो जाए वो हमारी इनकम होती है, वो हमारी इनकम होती है। कोई भी लायबिलिटी विदाउट पेइंग एनीथिंग खत्म हो जाए
वो हमारी इनकम होती है। तो अब बताओ, बच्चे ने कहा ये आपने क्या बात बोली, मैंने कहा सही बात बोली। तो बच्चे ने कहा कोई मिसाल देंगे, मैंने कहा बिल्कुल मिसाल देता हूँ, सामने देखें। यार आप लोगों ने बेड डेट पढ़ा है, बेड डेट बिल्कुल पढ़ा है, बेड डेट रिटन ऑफ। तो आप लोगों को याद है बेड डेट रिटन ऑफ हमारी बुक्स में तो एक्सपेंस होता है। बेड डेट रिटन ऑफ हमारी बुक्स में, हमने किसी को अगर उधार पे सेल किया तो हमारी बुक्स में बेड डेट एक्सपेंस होता है। कभी ये सोचा है जो हमारे पैसे खा के भागा होगा, जो हमारे पैसे खा के भागा होगा उसकी बुक्स में क्या होगा? कभी ये सोचा है जो हमारे पैसे खा के भागा है उसकी बुक्स में क्या होगा? इनकम होगी। उसकी बुक्स में, हमारी बुक्स में बैड डेट एक्सपेंस है ना, उसकी बुक्स में इनकम होगी। क्यों? उसकी बुक्स में ट्रेड पेबल नजर आ रहा होगा, उसकी बुक्स में ट्रेड पेबल नजर आ रहा होगा, और उसकी लायबिलिटी बगैर कुछ पे किए खत्म हो जाएगी तो वो इनकम हो जाएगी। बिल्कुल। तो याद रखना, कोई भी लायबिलिटी विदाउट पेइंग एनीथिंग खत्म हो जाए वो इनकम होती है। तो यहाँ सेकंड ईयर ऐसा ही हुआ है, देखें, 5 रुपए की एक लायबिलिटी बगैर कुछ पे किए खत्म हो गई। ठीक है, तो अब मैं रिलैक्स हूँ, आप भी आराम से बैठे। ये सेकंड केस था, इसमें आपने सोचा था 50 रुपए और पे हुआ 45। सोचा था 50 रुपए और पे कितना हुआ? 45। तो ओवर प्रोविजन आ गया। सही है, देख लें इसको। अब एक छोटी सी बात सुने, वही वाली पुरानी बात। जिस तरह पहले अकाउंटिंग पीरियड का टैक्स सेकंड अकाउंटिंग पीरियड में पे हो रहा था, लेकिन पहले अकाउंटिंग पीरियड में ही हमने एक्सपेंस बुक किया था ना, सोचो। इसी तरह सेकंड अकाउंटिंग सेकंड अकाउंटिंग पीरियड का खुद का टैक्स पे तो होगा थर्ड में, सेकंड का टैक्स पे तो होगा थर्ड में, लेकिन बुक तो यही करेंगे ना। तो मैंने फिर यहाँ एस्टिमेशन की, इधर एस्टिमेशन की, तो एक्सपेंस आया 80 का। कितना आया? 80 का आया। तो मैंने यहाँ एंट्री बनाई, पीएनएल डेबिट और टैक्स पेबल क्रेडिट 80। सही है। अब आप मुझे बताएं, ईयर एंड पर ये 80 अनपेड होगा, ईयर एंड पर ये 80 अनपेड होगा, तो ईयर एंड पे ये 80 रुपीज की लाइबिलिटी आ रही होगी, ईयर एंड पर इस 80 रुपए की लाइबिलिटी आ रही होगी। हाँ, हाँ जी। तो आपके एसओएफपी में तो 80 चला जाएगा। अब मुझे बताओ, ये जो सेकंड अकाउंटिंग पीरियड है तुम्हारा, ये जो सेकंड अकाउंटिंग पीरियड है उसमें कितना, ये जो तुम्हारा सेकंड अकाउंटिंग पीरियड है उसमें नेट एक्सपेंस कितना जाएगा? कौन बता सकता है? सोचें। ये जो सेकंड अकाउंटिंग पीरियड है उसमें कट कटा के नेट एक्सपेंस कितना जाएगा? सोचो। कट कटा के नेट एक्सपेंस कितना जाएगा? सोच के बताएं, सोच के बताएं। वेरी गुड, सही आंसर दें, बिल्कुल। देखें, 75 जाएगा, 75 जाएगा, 75 जाएगा। देखो कैसे बेटा, देखो, एक बार पीएनएल डेबिट हो रहा है 80 रुपए से, एक बार पीएनएल डेबिट हो रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 80 रुपए से। हाँ, और एक बार पीएनएल क्रेडिट हो रहा है 5 रुपए से। तो 80 रुपीज का एक्सपेंस है और 5 रुपए की इनकम है। 80 रुपीज का एक्सपेंस है, 5 रुपए की इनकम है। ऑब्वियस सी बात है, कट कटा के 75। ऑब्वियस सी बात है, कट कटा के 75, कट कटा के 75 आ जाएगा, कट कटा के 75 आ जाएगा। ओके। अच्छा, अगर इसी को मैं एक प्रॉपर फॉर्मल फॉर्मल बॉक्स बना दूं, फॉर्मल पीएनएल का बॉक्स बना दूं, तो ये कैसे होगा? देखो, ये हो जाएगा, एस्टिमेटेड करंट टैक्स कितना था? 80 रुपए का करंट टैक्स का एक्सपेंस था। और मुझे बताएं, इस बार अंडर था या ओवर? ओवर प्रोविजन था ना, तो वो इनकम है, इनकम है तो इनकम लेस हो जाएगी, लेस ओवर प्रोविजन 5 रुपए, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट 75। ठीक है। तो अब देखें, इस बार इनकम स्टेटमेंट में यानी पीएनएल में 75 जाएगा, इनकम स्टेटमेंट यानी पीएनएल में 75 जाएगा। जबकि मेरे बच्चों, आपकी एसओएफपी में जो ईयर एंड पे लायबिलिटी जाएगी, एसओएफपी में लायबिलिटी जो जाएगी वो 80 की जाएगी। सही है। हाँ, पक्का। अब एक सवाल है, देखें, एक समरी सुन लें, समरी आराम से बैठ के सुनो। आज के बाद अगर क्वेश्चन में अंडर होगा, अंडर अंडर प्रोविजन, जो पिछले सवाल में था, अंडर प्रोविजन करंट ईयर एस्टिमेटेड टैक्स में ऐड होकर इनकम स्टेटमेंट में जाता है, और ओवर प्रोविजन करंट ईयर एस्टिमेटेड टैक्स से लेस होकर इनकम स्टेटमेंट में जाता है। अंडर प्रोविजन ऐड होके जाता है, ओवर प्रोविजन लेस होके जाता है। लेकिन दोनों केसेस में तवज्जो, दोनों केसेस में जो ईयर एंड पे लायबिलिटी बुक होती है ना, जो ईयर एंड पे लायबिलिटी बुक होती है वो इसी करंट टैक्स की होती है, वो इसी करंट टैक्स प्रोविजन की होती है, क्योंकि यही अगले साल पे होने का है, यही ईयर एंड पे अनपेड है, अगले साल पे होने का है। हाँ, देख लो एक नजर, देख लो एक नजर।
बच्चे ने कहा अकाउंट बना के वेरीफाई करवा देंगे। अकाउंट बना के वेरीफाई करा देंगे, बिल्कुल करा देते हैं। इधर देखें, सेकंड अकाउंटिंग पीरियड के लिए मैं अकाउंट बना रहा हूँ। सेकंड अकाउंटिंग पीरियड के लिए मैं अकाउंट बना रहा हूँ। देखें, सेकंड अकाउंटिंग पीरियड के बिगनिंग में 50 रुपए का टैक्स पेएबल था। हाँ, और सेकंड अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे 80 का टैक्स पेएबल था। देख लें, सेकंड अकाउंटिंग पीरियड के बिगनिंग में 50 रुपए का टैक्स पेएबल था और सेकंड अकाउंटिंग पीरियड के एंड में 80 का टैक्स पेएबल था। हाँ, अब आप मुझे बताएं कि इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है इस बार। एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है, ये देखें, ये रहा। एक्सपेंस फॉर द ईयर इज 75। एक्सपेंस फॉर द ईयर इज 75। चलो इन दोनों को ऐड करके लेस करो, ये आएगा कैश। ये आ जाएगा तुम्हारा कैश। देखो सही आया है गलत आया है। कैश आ जाएगा तुम्हारा 45। इन दोनों को ऐड करो, ये लेस करो, ये 45 का तुम्हारा टैक्स पेड आ जाएगा। सही है। और वाकई इस साल टैक्स पे हुआ है 45 का। ये देखो, वाकई इस साल टैक्स पे कितना हुआ है, 45 का टैक्स पे हुआ है। वाकई इस साल 45 का टैक्स पे हुआ है, देख लो, वाकई इस साल 45 का टैक्स पे हुआ है। कर लिया बेटा, बोलो भाई कर लिया कंफर्म। तो अब भूलना नहीं, अंडर प्रोविजन ऐड होकर इनकम स्टेटमेंट में जाता है, ओवर प्रोविजन लेस होकर जाता है। ये टी अकाउंट भी याद रखना है, टी अकाउंट भी यूजफुल है। चलो, अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने बना रहा हूँ, बनाऊं, स्टार्ट करूं, बोलो। अच्छा, कॉपी कर रहे हैं, सॉरी। एसओएफपी में ईयर एंड पे ये 80 जाएगा, एसओएफपी में ईयर एंड पे 80 जाएगा, 80, ये 80 जाएगा। बोलो भाई, कर लिया। हाँ, चलो अब मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ कुछ छोटे छोटे।
चलो बताओ, इधर देखें, इधर देखें। लास्ट ईयर की एस्टिमेटेड टैक्स था, लास्ट ईयर पिछले साल हमने टैक्स एस्टिमेट किया था 200, लेकिन इस साल एक्चुअल टैक्स पे कितना हुआ 230। पिछले साल सोचा था 200, इस साल पे हुआ 230। अच्छा, इस साल का एस्टिमेटेड टैक्स है 500। रिक्वायरमेंट में नंबर 1 क्या है, पीएनएल एक्सट्रैक्ट। वो पीएनएल का डब्बा बनाया कि एक्चुअल टैक्स एक्सपेंस कितना आएगा और ईयर एंड की एसएफपी पे क्या जाएगा। चलो करो, एक एक मिनट का सवाल है, लिखना जरूर एक एक मिनट के सवाल आप। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सिंपल सोचो, आपने लास्ट ईयर सोचा था 200 रुपए और पे हुआ है 230, तो आपके पास एक अंडर प्रोविजन आ रहा है 30 रुपए का। अंडर प्रोविजन आ रहा है 30 रुपए का, देख लो। सही है, अंडर प्रोविजन 30। लास्ट ईयर सोचा था 200 और इस साल पे हुआ है ज्यादा, तो अंडर प्रोविजन हुआ 230। और आप बताओ, करंट ईयर एस्टिमेटेड टैक्स है 500। तो अगर आप पीएनएल का बॉक्स बनाना चाहो तो ये बनेगा भाई, इधर देखो। आपका करंट टैक्स कितना है, करंट टैक्स एस्टिमेशन है 500। और इस बार अंडर है ना, अंडर, अंडर प्रोविजन ऐड होगा। ऐड अंडर प्रोविजन कितना है, 30 रुपए। तो 530 रुपए आ गया। ऐड अंडर प्रोविजन 30 रुपए, तो 530 रुपए आ गया। हाँ, राइट, ऐसा ही है। अब मुझे बताएं, ईयर एंड पर आपके पास लाइबिलिटी कितनी है, ईयर एंड पर आपके पास लाइबिलिटी कितनी आ रही है, ईयर एंड पर आपके पास लाइबिलिटी कितनी आ रही है, ईयर एंड पर आपके पास लाइबिलिटी कितनी आएगी। हमेशा लाइबिलिटी, ये जो करंट टैक्स प्रोविजन है यही आएगी 500। करंट टैक्स प्रोवी सॉरी, ये इधर लिख दिया, माफी। लाइबिलिटी हमारे पास हमेशा करंट टैक्स की आती है, तो ये आ रहा है 530 और ये आ रहा है 500। हाँ भाई, लाइबिलिटी हमेशा करंट टैक्स की आती है, ऐसा ही है। चलो, एक मिनट में मैं तुम्हें अकाउंट बना के वेरीफाई भी कराता हूँ, ऐसे ही ताकि आदत बने थोड़ी सी। सुने, बताएं, पिछले साल का लास्ट ईयर का जो एस्टिमेटेड टैक्स होगा वो ओपनिंग लायबिलिटी होगी। लास्ट ईयर का ओपनिंग एस्टिमेटेड टैक्स ओपनिंग लायबिलिटी होगी। इस साल की क्लोजिंग लायबिलिटी ये रही 500। ठीक है, अब मुझे बताएं पीएनएल में कितना गया। पीएनएल में गया है, ये रहा पीएनएल में 530 टैक्स एक्सपेंस। क्या आप लोग बता सकते हैं कैश कितना आया होगा, टैक्स पेड कितना आया होगा, सोच लो, टैक्स पेड कितना आया होगा। 230 का टैक्स पेड आएगा, और देखो ये मैच हो रहा है इससे, उसी नंबर से। सही है, 230 का टैक्स पेड उसी नंबर से मैच हो रहा है। सही, कर लिया, बोलो।
अच्छा सवाल है। और सुने, 3 चीजें मांगी है। लास्ट ईयर एस्टिमेटेड टैक्स, लास्ट ईयर हमने सोचा था 600 रुपए, लास्ट ईयर हमने सोचा था 600 रुपए, लेकिन इस साल हुआ ओवर प्रोविजन। ये नहीं बताया पे कितना हुआ, बस उसने खुद बोला है ओवर प्रोविजन हो गया है। ठीक है, 50 रुपए का। फिर दिस ईयर का एस्टिमेटेड टैक्स है 700। अब आपको ये 3 चीजें निकालनी है। एक तो पीएनएल का बॉक्स बनाना है, एक एक्चुअल टैक्स पेड निकालना है, एक्चुअल टैक्स पेड, और एक निकालना है एसओएफपी एट द ईयर एंड। चलें करें। अब इधर देखिए, सामने देखिए। पहली चीज, आपने लास्ट ईयर सोचा था 600, लेकिन इस बार पता लगा ओवर प्रोविजन हो गया है। यानी ओवर प्रोविजन का मतलब आपने सोचा था ज्यादा, पे कम हुआ, सोचा था ज्यादा, पे कम हुआ। तो सोचा था 600 और पे हुआ 50 कम, सोचा था 600 और पे हुआ 50 कम। तो एक्चुअल टैक्स पेड इधर ही से निकालो, सूखा सूखी वर्किंग। एक्चुअल टैक्स पेड होगा 550, एक्चुअल टैक्स पेड होगा 550। सही है, ये पहली चीज आ गई है, कैश। अब उसके बाद पीएनएल का डब्बा बनाते हैं। पीएनएल के डब्बे में हमेशा सबसे पहली चीज आती है करंट टैक्स एस्टिमेशन। कितनी है? 700। और मुझे बताओ इस बार अंडर है या ओवर है? अंडर है या ओवर है, बोलो। ओवर प्रोविजन है तो वो खुद एक इनकम होती है, वो लेस हो जाएगी। ओवर प्रोविजन लेस हो जाता है इसमें से 50 का। तो आपके पास आ जाएगा 650 पीएनएल में जाएगा, 650 पीएनएल में जाएगा। ये गया, ये 650 आपके पीएनएल में गया पहला। हाँ, एक्चुअल टैक्स पेड मैंने वैसे ही निकाल दिया है। और एसओएफपी में हमेशा ईयर एंड की लायबिलिटी जाती है। एसओएफपी में हमेशा ईयर एंड की लायबिलिटी जाती है। अगर किसी को अकाउंट बना के चेक करना है तो वो यूं चेक भी कर सकता है, वो यूं चेक भी कर सकता है। टैक्स का अकाउंट बनाया, ओपनिंग लायबिलिटी कितनी थी लास्ट ईयर के? 600 थी। इस साल की क्लोजिंग लायबिलिटी है 700। पीएनएल में गया है 650। चलो बताओ कैश कितना जाएगा? बताओ कैश कितना जाएगा? 550 खत्म। देख लो भाई। हो गया जी, हो गया जी। एक बीपीपी की किट का सवाल भी आपको नकद करा देता हूँ अभी अभी, 1 मिनट का सवाल है, देख लो। ये लो करो। ये लीजिए, करेंगे। 21.1, 21.1 बीपीपी की किट का एक सवाल है, जल्दी से कर लो नकद। मांग रहा है ये चार्ज फॉर टैक्सेशन का मतलब एक्सपेंस पीएनएल का। हाँ, पीएनएल मांग रहा है।
करो बेटा, स्टार्ट करो। ये लो, आसान है, सोचें बेटा। 2001 पिछला साल है, 2002 करंट ईयर है। सही आंसर आ गया बच्चों का, ठीक है। 2001 पिछला साल है और 2002 करंट ईयर है। तो देखें, फ्रूट्स कंपनी हैड अ टैक्स लायबिलिटी। पिछले साल हमने सोचा था 16,000 रुपए पे होगा, 16,000 का एस्टिमेट किया था। दिस ईयर दिस लायबिलिटी इज फाइनली एग्रीड एट 18,500 व्हिच इज पेड। सोचा था 16,000 पे हुआ 18,500, सोचा था 16,000 पे हुआ 18,500, तो अंडर प्रोविजन आया। अंडर प्रोविजन इस साल इनकम स्टेटमेंट में ऐड हो जाएगा। सही है, कितना है? अंडर प्रोविजन है 2500 का। ओके, अब देखते हैं इस साल का अपना टैक्स कितना है। इस साल का अपना टैक्स कितना है? इस साल का अपना टैक्स कितना है? फ्रूट्स अकाउंटेंट एस्टिमेट दैट दिस देयर करंट टैक्स लायबिलिटी फॉर प्रॉफिट्स अर्न इन 2002। इस साल का अपना कितना है? 20,000। सही है, 22,500, 22,500 ये आपका आंसर है। सही है, ये रहा आंसर। और अगर आपको वो बोलेगा ईयर एंड की बैलेंस शीट में क्या रहेगा, तो बैलेंस शीट में हमेशा ये करंट ईयर की करंट टैक्स ही जाता है। बैलेंस शीट में एसओएफई में जाएगा। वो मांगा नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ। एक छोटी सी टैक्स की एडजस्टमेंट थी जो कभी कभार आ भी जाती है। इवन ये पार्ट 2 लेवल पे भी आती है। पार्ट 2 का भी पार्ट है, लेकिन पार्ट 1 में भी ये चीज पूछी जाती है। आना चाहिए, आप लोग आना चाहिए भाई। बोलो बोलो भाई। ये क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बीपीपी की किट है ना, क्वेश्चन कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक बच्चा कोई लास्ट क्वेश्चन देखना चाह रहा था, किसी की मैसेज आया था, देख लो लास्ट क्वेश्चन। चले, अब एक और थ्योरी का टॉपिक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहले स्केचिंग करता हूँ, फिर काम करूंगा। ये चार टर्मिनोलॉजी है बेटा। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल,
called up share capital or paid up share capital, authorize, issued, called up और paid up, authorize, issued, called up और paid up। समझा देता हूँ। समझा रहा हूँ, एक मिनट। बेटे 4 नाम लिखने पहले, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, फिर उसी के साथ नीचे इशूड शेयर कैपिटल, फिर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और पेड अप। ये आपकी बीपीबी है, कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट में भी सब होगा। चलो इधर देखिए, आराम आराम से बात समझे। छोटा सा टॉपिक है थ्योरी का। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप और पेड अप। आवाज सुनना। ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब बेटा, जब कंपनी दुनिया में आती है ना, कंपनी जब दुनिया में आती है तो वो गवर्नमेंट से परमिशन लेती है। गवर्नमेंट से परमिशन लेती है कि बताएं हम मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हम कितने इशू कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट उनको अलॉट करती है कि भाई आप इतने शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। तो अज्यूम करते हैं कि जब हमारी कंपनी, बेटा मेरी तरफ देखें, जब हमारी कंपनी दुनिया में आई तो गवर्नमेंट ने हमें 1 मिलियन शेयर्स इशू करने की परमिशन दी। 1 मिलियन शेयर्स और उसकी फेस वैल्यू थी $1। 1 मिलियन शेयर्स इशू करने की परमिशन दी। तो हमारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल हो गया 1 मिलियन। 1 मिलियन यानी ये वो अमाउंट है जितने जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आप इशू कर सकते हो, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आप इशू कर सकते हो। सही है। तो अब बेटा हमारे पास अथॉरिटी, हमारे पास इजाजत तो पूरे 1 मिलियन इशू करने की थी। लेकिन जब कंपनी दुनिया में आई तो कंपनी ने कहा यार हमें इतने पैसों की तो अभी जरूरत नहीं है। तो हमने इशू किए सिर्फ 5 लाख। ये देखो हमने कितने शेयर इशू किए, 5 लाख। तो जो शेयर हमने इशू किए उसको हम बोलेंगे इशूड शेयर कैपिटल। जो शेयर हमने इशू किए हैं उसको कहेंगे इशूड शेयर कैपिटल। रिपीट बेटा, जब कंपनी दुनिया में आई तो कंपनी ने गवर्नमेंट से परमिशन यानी अथॉरिटी ले ली एक 1 मिलियन शेयर इशू करने की, 10 लाख शेयर इशू करने की। सही है। तो जितने शेयर इशू करने की मैक्सिमम आपके पास अथॉरिटी है उसको हम कहते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। तो योर ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज 1 मिलियन। हाँ, इस 1 मिलियन में से आपने 1 मिलियन में से आपने आपके पास अथॉरिटी थी 1 मिलियन शेयर इशू करने की, लेकिन अभी आपको इतने पैसों की जरूरत नहीं थी तो आपने सिर्फ 5 लाख शेयर इशू किए। कितने शेयर इशू किए? 5 लाख। अब जरा और सुने, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अज्यूम करते हैं कि आप एक ऐसी कंपनी हो जो बिल्कुल न्यू कंपनी हो, आपको भी कोई नहीं जानता, आपकी कोई गुडविल नहीं है। तो भाई जो गुडविल वाली कंपनी होती है ना, जो गुडविल वाली कंपनी होती है वो तो जब शेयर इशू करती है तो लोग फॉरन ले लेते हैं, बल्कि शेयर प्रीमियम भी पे करते हैं, लोग एक्स्ट्रा भी पे करते हैं। सही है। लेकिन हमारी अभी गुडविल वाली कंपनी नहीं, नई कंपनी है।
तो अब जब हमने 5 लाख शेयर इशू किए ना, तो लोग हमें पूरे 5 लाख की पेमेंट थोड़ी करेंगे। तो हमने उनसे पैसे जो कॉल किए हैं वो सिर्फ 3 लाख के किए हैं। हमने शेयर इशू कर दिए 5 लाख, हमने शेयर इशू कर दिए 5 लाख, लेकिन हमने उनसे पैसे सिर्फ लिए 3 लाख के। हमने पैसे लिए हैं सिर्फ 3 लाख के पैसे लिए, सिर्फ 3 लाख के पैसे लिए, 3 लाख के पैसे मांगे, 3 लाख के पैसे मांगे। तो जो 3 लाख के पैसे हमने उनसे मांगे, दैट इज कॉल्ड अप, दैट इज कॉल्ड अप। अब बट इन रियल लाइफ शेयर होल्डर्स आर स्लो पेयर्स, बट इन रियल लाइफ शेयर होल्डर्स आर स्लो पेयर्स। तो शेयर होल्डर ने अभी ईयर एंड तक हमें कितना पे किया है? 290। ईयर एंड तक शेयर होल्डर ने हमें 290 पे किया है, तो जो अमाउंट शेयर होल्डर ने हमें पे कर दिया, दैट इज पेड अप शेयर कैपिटल। जो अमाउंट शेयर होल्डर ने हमें पे कर दिया, दैट इज कॉल्ड पेड अप, दैट इज कॉल्ड पेड अप शेयर कैपिटल, दैट इज कॉल्ड पेड अप शेयर कैपिटल। तो 4 वर्ड्स हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, 4 वर्ड्स हैं। एक ऑथराइज, एक इशूड, एक कॉल्ड अप, एक पेड अप। सुनो, और मैं एक ऐसी कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसकी कोई अभी गुडविल नहीं है। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब वो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो हम इशू कर सकते हैं, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो हम इशू कर सकते हैं, सही है? ओके, जिसकी हमें इजाजत है। तो हमें 1 मिलियन शेयर्स की इजाजत थी, लेकिन जब हम दुनिया में आए तो हमें इतने पैसों की जरूरत ही नहीं थी। तो हमने उस 1 मिलियन में से सिर्फ 5 लाख शेयर इशू किए हैं। तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर हमारी तरफ से इशू किए गए हैं, दैट इज आर इशूड शेयर कैपिटल, वो हमारा होगा इशूड शेयर कैपिटल। अब लेकिन यार अपनी कोई गुडविल ही नहीं है, तो अपनी अपनी आवाज पे लोग पैसे थोड़ी दे देंगे। तो हमने 5 लाख शेयर इशू तो किए, लेकिन पैसे अभी सिर्फ कितने के मांगे हैं? 3 लाख के। तो जो हमने कॉल किया है, जो हमने अमाउंट कॉल किया है, वो सिर्फ 3 लाख का किया है, सही है? बट इन रियल लाइफ शेयर होल्डर्स आर स्लो पेयर्स। तो अभी ईयर एंड होने तक उस 3 लाख में से लोगों ने सिर्फ 290 पे किए हैं। तो बाकी 10,000 अनपेड है, यानी हमारा रिसीवेबल होगा, हमारा रिसीवेबल होगा। अब यही जो स्टोरी आपको राइट हैंड साइड पे नजर आ रही है, इसके एसओएफपी में बना के दे रहा हूँ। यही जो स्टोरी राइट हैंड साइड पे नजर आ रही है, इसके एसओएफपी सुनो क्या होगी। बताओ, हमारे पास कैश आया होगा 290 का, हमारे पास कैश आया होगा 290 का, कैश आया होगा, कैश आया होगा 290 का। हमारे पास 10,000 रुपए का अनपेड रिसीवेबल होगा, हमारी कंपनी की बुक्स में 10,000 का अनपेड रिसीवेबल होगा, 3 लाख आ गया। हाँ, और बताओ हमारी इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड पे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल हो जाएगा 3 लाख। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल हो जाएगा 3 लाख, ही हमारी बैलेंस शीट बैलेंस हो जाएगी। अब एक बड़ी अनोखी बात कर रहा हूँ, प्लीज खुले दिल से सुने। ये जो मैंने पूरी कहानी सुनी है, ये एक थ्योरेटिकल कहानी है। ये जो पूरी कहानी सुनाई है, ये थ्योरेटिकल कहानी है। थ्योरी में वो आपसे इनकी डेफिनेशन वगैरह पूछ सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो सवाल हम कर रहे थे, प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, उसमें एक जो गुडविल वाली कंपनी होती है ना, जो गुडविल वाली कंपनी होती है, वो जितने शेयर इशू करती है उतने को ही पैसे मांगती है, और उतने ही पैसे उनके पास आते हैं, बल्कि लोग एडवांस में पैसे जमा कराते हैं। बल्कि अगर आपको पता हो तो रियल लाइफ में कई बार बैलेटिंग भी होती है, बैलेटिंग। कुछ इतनी कीमती कंपनीज होती है कि उसके एक शेयर के पीछे 10-10 एप्लीकेशन आ जाती है, 10-10 एप्लीकेशन आ जाती है, तो वो तो बैलेटिंग करके किसी को शेयर देती है, इतनी बड़ी कंपनीज होती है। तो यार जब हम लोग फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कर रहे थे ना, जो फाइनल अकाउंट नहीं करा रहा था मैं आपको, उसमें ये तीनों सेम है, उसमें ये तीनों सेम है, उसमें ये इशूड, कॉल्ड अप और पेड अप एक ही होता है। जब मैं फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करा रहा था, उसमें ये तीनों चीजें एक ही थी, क्योंकि जितने शेयर आप इशू करोगे उतने ही कॉल करोगे और उतना ही पैसा आएगा, बल्कि एडवांस में आएगा। तो जो फाइनल अकाउंट हम कर रहे थे, उसमें ये तीनों चीजें एक ही थी। लेकिन बहरहाल अगर आप बुक रीडिंग करेंगे तो उनमें बुकिश फर्क है, इन तीनों में बुकिश फर्क है। ओके, प्लीज कॉपी करें। कॉल्ड अप का मतलब जितने शेयर्स की पेमेंट आपने कॉल की है, तो आपने 3 लाख 5 लाख इशू किए, लेकिन कॉल किए सिर्फ 3 लाख की पेमेंट।
अच्छा, पेड अप का मतलब है जो एक्चुअल कैश जितना आ गया, जिस शेयर्स का एक्चुअल कैश हमारी जेब में आ चुका है अभी तक। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको एक अलग बात बता रहा हूँ, इंग्लिश लॉ की एक बात आप सुने हैं। आप लोग इंशाल्लाह F4 इंग्लिश लॉ ही पढ़ेंगे, यूके का जो लॉ है। यूके के लॉ में अब ऑथोराइज शेयर कैपिटल की लिमिट खत्म हो गई है। यूके के लॉ में अब ऑथोराइज शेयर कैपिटल की, हम हमारा वैसे F3 इंटरनेशनल है, हमारा F3 वैसे इंटरनेशनल है, लेकिन यूके के कानून में इस वक्त ऑथोराइज शेयर कैपिटल की लिमिट खत्म हो चुकी है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल की लिमिट खत्म हो चुकी है, यानी गवर्नमेंट कहती है जितने शेयर आप इशू करना चाहें कर सकते हैं। सही है, ये इंग्लिश लॉ में आप लोग पढ़ोगे। मैं इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा, हमारा F3 इंटरनेशनल है, लेकिन जब आप लोग F4 पढ़ोगे इंशाल्लाह, तो उसमें आपको ये भी पढ़ाया जाएगा कि ऑथराइज शेयर कैपिटल की अब यूके में लिमिट खत्म हो चुकी है, जितने शेयर आप इशू करना चाहें कर सकते हैं। लिख लिया? बोलो भाई। कॉपीड? हाँ भाई बोलो। अच्छा जी, एक टॉपिक आपने पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर्स, एक टॉपिक आपने पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर्स। आइए मैं आपको प्रेफरेंस शेयर्स की अब और टाइप बता रहा हूँ, ये काम की बातें हैं, सारी काम की बातें। इधर देखें, यहाँ मैं लिख रहा हूँ रिडीमेबल
चलो बेटे लिख लें, ये जो कुछ भी गिवन है भाई लिख लो लिख लो लिख लो, जो कुछ लिखा हुआ है लिख लो। लिख लिया, बोलो, फरमाइए, लिख लिया। यार अब सुनना बहुत गौर से है, बहुत गौर से सुनना है, बहुत काम आएगा, आगे भी काम आएगा, सब कनेक्टेड है पेपर आगे के। सुनो बेटा, जिस तरह मैंने आप लोगों को एक बार डिबेंचर्स डिबेंचर्स यानी लोन नोट्स, डिबेंचर्स लोन नोट्स की दो टाइप लिखवाई थी, रिडीमेबल और इररिडीमेबल, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स भी मेरे बच्चों रिडीमेबल भी होते हैं और इररिडीमेबल भी होते हैं। कान खोलो, प्रेफरेंस शेयर्स भी रिडीमेबल भी होते हैं और क्या होते हैं बोलो, इररिडीमेबल भी होते हैं। बताओ, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब, रिडीमेबल का मतलब क्या? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, सुने, कि कंपनी ने आज प्रेफरेंस शेयर इशू किया, आप लोगों से पैसे ले लिए। कंपनी ने आज आपको प्रेफरेंस शेयर इशू किया, आपसे पैसे ले लिए, और अभी के अभी आपको प्रॉमिस कर दिया कि आपको 5 साल बाद पैसे वापस मिल जाएंगे, या 4 साल बाद पैसे वापस मिल जाएंगे, या 3 साल बाद पैसे वापस मिल जाएंगे। तो रिडीमेबल, कान खोलो कान खोलो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर होता है कि जिस दिन आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे होते हो, उसी दिन आप सामने वाले को रीपेमेंट डेट कंफर्म कर देते हो। आप उसी दिन उसको बताते हो कि आप पैसे कब लौटाओगे। तो जब आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में डे वन पे ही वादा कर देते हो कि हम आपके पैसे वापस कर देंगे कुछ सालों बाद, तो आपके ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश आ जाता है। आपके ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश आ जाता है, और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश इज अ लायबिलिटी यानी लोन। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कुछ भी नहीं है, लोन है। बस एक आवाज लगा दो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अगर क्वेश्चन में आ गया तो वो कुछ भी नहीं है, लोन है, वो लोन नोट है, वो लोन है, लोन है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कुछ भी नहीं है, लोन है।
क्योंकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में डे वन में ही आप सामने वाले को वादा कर देते हो कि मैं आपको इतने सालों बाद पैसे लौटा दूंगा, तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन अराइज हो जाती है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100% लोन है, बस जो लोन का ट्रीटमेंट है, लोन नोट का ट्रीटमेंट है, वही ट्रीटमेंट होगा। सही है, अभी बताता हूँ। और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब कि जिसमें आपने कोई रीपेमेंट का भी वादा नहीं किया, कोई रीपेमेंट का वादा नहीं किया, तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इक्विटी की तरह ट्रीट होता है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इक्विटी की तरह ट्रीट होता है। अब सुनो, तो आज के बाद कभी भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का नाम आएगा, आज के बाद कभी भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का नाम आएगा तो समझ जाना लोन है। समझ जाना क्या है? लोन है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कुछ भी नहीं है, लोन है। कुछ भी नहीं है, लोन है। कुछ भी नहीं है, क्या है? लोन है। अब सुनो, तो जो ट्रीटमेंट लोन का होता था एज इट इज वही ट्रीटमेंट इसका होगा। अब जरा आप एक बात सोचें, आपने, आप गौर से सुने, बताओ अगर आप लोन लेते थे तो लोन का इंटरेस्ट, आप लोन लेते थे तो लोन का इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट में पीबीआईटी के बाद लेस होता था ना? अगर आप लोन लेते थे तो लोन का इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट में पीबीआईटी के बाद लेस होता था। तो बेटा देखो, अगर आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे तो उसका डिविडेंड भी इंटरेस्ट की तरह ही होगा, उसका डिविडेंड भी इंटरेस्ट की तरह ही होगा, उसका डिविडेंड भी इंटरेस्ट की तरह ही होगा, और इनकम स्टेटमेंट में से, और इनकम स्टेटमेंट में से पीबीआईटी के बाद लेस हो जाएगा। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज प्योर लोन। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बोलो बोलो जहां बैठे हो बोलो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इज प्योर लोन। तो जो लोन का ट्रीटमेंट है वही रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का ट्रीटमेंट है। तो बताओ लोन का इंटरेस्ट, बताओ लोन का इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट में पीबीआईटी के बाद लेस होता है ना? तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी मेरे बच्चों, हेलो, हेलो, हाँ सॉरी, जरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अब सुने, इधर देखिए, तो जिस तरह बच्चों रेडी, जिस तरह लोन नोट का इंटरेस्ट, सॉरी माजरत, जिस तरह लोन नोट का इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट में पीबीआईटी के बाद लेस होता है, इसी तरह रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी इनकम स्टेटमेंट में पीबीआईटी के बाद सूद की तरह लेस हो जाएगा। अच्छा, सेकंड बात बताओ, लोन नोट का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, लोन नोट का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो हमेशा बैलेंस शीट में जाता है, याद है, नॉन करंट लायबिलिटी में। लोन नोट का प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी में जाता है ना? तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का भी जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का भी जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो बैलेंस शीट में एज अ नॉन करंट लायबिलिटी जाएगा। देख लो, बैलेंस शीट में एज अ नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगा, बैलेंस शीट में एज अ नॉन करंट लायबिलिटी जाएगा। ओके, अब सेकंड, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जिसमें आपने कोई ऐसा वादा नहीं किया कि मैं कब पे करूंगा, यानी उसमें रीपेमेंट डेट अभी कोई सेट नहीं हुई है, तो वो इक्विटी की तरह ट्रीट होगा, वो इक्विटी की तरह ट्रीट होगा। अब सुनो, इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के जो डिविडेंड्स होंगे, कान खोलें, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के जो डिविडेंड्स होंगे वो इनकम स्टेटमेंट में से नहीं बल्कि सोशी में से, बल्कि सोशी में से, ये देखो इधर देखो, सोशी में से, रिटेन अर्निंग में से, याद है जहां से ऑर्डिनरी डिविडेंड लेस होते थे, सोशी में से, रिटेन अर्निंग में से, याद है जहां से ऑर्डिनरी डिविडेंड लेस होते थे, वहीं से इसके प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस हो जाएंगे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के। और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो एसओएफपी में, वो एसओएफपी में कैपिटल एंड रिजर्व्स यानी इक्विटी के पैकेट में नजर आ रहा होगा। देखो, वो एसओएफपी में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग वाले पैकेट के साथ नजर आ रहा होगा, ये देख लो, उस पैकेट के साथ नजर आ रहा होगा। हाँ जी, तो बेटा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, बोलें सब बोलें, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कुछ भी नहीं है, लोन है, कुछ भी नहीं है, लोन है, कुछ भी नहीं है, लोन है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कुछ भी नहीं है, क्या है, लोन है।
तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कभी भी आ जाए तो उसका 100% ट्रीटमेंट, उसका 100% ट्रीटमेंट लोन नोट वाला होगा, उसका 100% ट्रीटमेंट लोन नोट वाला होगा। जबकि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इज इक्विटी, तो उसका इक्विटी वाला ट्रीटमेंट होगा। अब मैं पूरी क्लास से एक सवाल कर रहा हूं, देखो आप लोग कितना जवाब देते हो पता लग जाएगा अभी। सुनो, जवाब दो। मुझे बताओ कि जो मैंने 5 सवाल कराए थे आप लोगों, जो मैंने फाइनल अकाउंट के सवाल कराए, मैंने कौन सा ट्रीटमेंट फॉलो किया था? बताओ, मैंने कौन सा ट्रीटमेंट फॉलो किया था? सब बच्चे बताएं, मैंने कौन सा ट्रीटमेंट फॉलो किया था? बताओ, मैंने कौन सा ट्रीटमेंट फॉलो किया था? बताओ। रिडीमेबल, वेरी गुड बेटा। हमने जो आपको मैंने जो आपको पढ़ाया, मैंने उसमें आपको रिडीमेबल वाला ट्रीटमेंट कराया, मैंने उसमें आपको रिडीमेबल वाला ट्रीटमेंट कराया है। बहरहाल एग्जाम में अगर, अब एक बात सुनो, एग्जामिनर साइलेंट है तो आपकी मर्जी है, एग्जामिनर अगर साइलेंट है तो आपकी मर्जी है, आप रिडीमेबल वाला ट्रीटमेंट ले लो या रिडीमेबल वाला। लेकिन अगर उसने मुंह से बोल दिया ना कि रिडीमेबल है, तो फिर रिडीमेबल वाला ट्रीटमेंट ही करना, और अगर उसने बोल दिया इरिडीमेबल है तो इरिडीमेबल वाला ट्रीटमेंट करना। सही है? चलो मैं तुम्हें एक बड़ी अच्छी सी मशक कराता हूँ और कुछ चीजें सिखाता हूँ। इधर देखो, सुनो, ये देखो, तुम्हारे सामने एक एग्जामिनर बोल ही नहीं रहा, कुछ चुप है, सब बच्चे हैं, जवाब दो। एग्जामिनर कुछ बोल ही नहीं रहा, ना रिडीमेबल लिखा हुआ ना इरिडीमेबल। एक बैलेंस शीट तुम्हें कंप्यूटर पर बना के दे दी, उसने कंप्यूटर पर आपको एक बैलेंस शीट बना के दे दी, और इधर देखें, उसमें उसने उसमें इसने शेयर कैपिटल जो है ना वो नॉन करंट लायबिलिटी में दिखा रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नॉन करंट लायबिलिटी में दिखा रहा है। तुम इसका क्या मतलब है? रिडीमेबल या इरिडीमेबल? वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इस हेड में दिखा रहा है, नॉन करंट लायबिलिटी में दिखा रहा है, तो बताओ इसका मतलब रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है? वेरी गुड, रिडीमेबल। आपके सामने एक डायरेक्ट बैलेंस शीट बना के दी उसने, और उसने नॉन करंट लायबिलिटी में प्रेफरेंस शेयर दिखा दिए, समझ जाना रिडीमेबल है। सेकंड केस, उसने आपके सामने एक बैलेंस शीट बना के दी, एग्जामिनर ने आपके सामने एक एसओएफपी बना के दी, और कैपिटल एंड रिजर्व्स वाले इस हेड में, कैपिटल एंड रिजर्व्स वाले हेड के अंदर उसने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल एंड रिजर्व्स वाले हेड के अंदर उसने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा हुआ है। बताओ रिडीमेबल है, इररिडीमेबल है? इररिडीमेबल है, वेरी गुड, इररिडीमेबल है, गुड गुड गुड। तो इस तरह करके भी क्विज कर सकता है, इसी तरह। चलो एक और, उसने आपके सामने सोशी बना के दी हुई है, उसने आपके सामने एक सोशी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना के दी हुई है, उसने आपके सामने सोशी बना के दी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना के दी हुई है। बताओ, और सोशी के अंदर प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करा हुआ है, ना कोई रिडीमेबल की बात कर रहा है ना इररिडीमेबल। बताओ कौन सा होगा, तुम खुद सोच के बताओ। इररिडीमेबल होगा, गुड। और आखिरी चीज, तो उसने तुम्हारे सामने एक इनकम स्टेटमेंट बना के दी हुई है, उसने तुम्हारे सामने इनकम स्टेटमेंट बना के दी हुई है, और इनकम स्टेटमेंट में से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर रहा है, इनकम स्टेटमेंट में से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर रहा है। तो बताओ ये कौन से होंगे? रिडीमेबल होंगे। अच्छा, अब ये जो चीजें मैंने आज आप लोगों को पढ़ाई है ना, टैक्स की चीज और ये चीज, ये पार्ट 2 में भी है, ये आपको आनी चाहिए। कोई भी आपसे पूछे, बड़ी बेइज्जती हो जाती है इसमें, याद रखना कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का ट्रीटमेंट और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का ट्रीटमेंट, ये आना चाहिए आपको, देख लो। एक सवाल आया भाई, देखो सुनो, अगर एग्जामिनर कुछ भी नहीं बोल रहा, जैसे मैंने आपको सवाल कराए थे, अगर एग्जामिनर साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोल रहा, तो आपकी मर्जी है, आप उसको रिडीमेबल गिन लो या इररिडीमेबल, आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ भाई, एक एक हरकत नहीं करना, इतने मासूम नहीं बनना प्लीज, कि इनकम स्टेटमेंट में रिडीमेबल वाला ट्रीटमेंट कर रहे हो, बैलेंस शीट में इररिडीमेबल।
ऐसा नहीं करना, वरना तो खुद सोचना, सर जानवर का लगा दिया और धड़ इंसान का लगा दिया, कोई बोलेगा क्या चीज बनाई है आप, नहीं समझे। अगर इनकम स्टेटमेंट में रिडीमेबल वाला ट्रीटमेंट कर रहे हो तो बैलेंस शीट में फिर नॉन करंट लायबिलिटी में ही दिखाना। हाँ, और अगर इनकम, और अगर आपने इन सोशी में इररिडीमेबल वाला ट्रीटमेंट किया है तो बैलेंस शीट में भी इररिडीमेबल वाला ट्रीटमेंट करना, सही है नहीं, इतनी अलाइनमेंट होनी चाहिए। बहरहाल जहां एग्जामिनर साइलेंट होगा वहां आपकी मर्जी, आप जो ट्रीटमेंट करना, आप जो ट्रीटमेंट करना चाहें कर सकते हैं वहां, जो ट्रीटमेंट, जैसे जो मैंने सवाल आपको दिए थे उसमें साइलेंट था ना, तो मैंने रिडीमेबल वाला ट्रीटमेंट कराया, मेरी मुझे रिडीमेबल वाला मजेदार लग रहा था, मैंने उसमें रिडीमेबल वाला ट्रीटमेंट आपको करा दिया, सही है। भाई एक सब बच्चे का सवाल है, इररिडीमेबल की कोई एग्जांपल, एग्जांपल क्या, एक मिनट, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए, लोगों से पैसे ले लिए, लेकिन अभी तक कोई रीपेमेंट डेट अनाउंस नहीं की है, आपने अभी तक कोई रीपेमेंट डेट अनाउंस नहीं की, जब तक कोई रीपेमेंट डेट अनाउंस नहीं हुई तो वो इररिडीमेबल है। हाँ, बहरहाल आप डिविडेंड दोगे उसके, दैट्स इट। और अगर आपने डे वन से रिडेम्पशन डेट अनाउंस कर दी, डे वन से रीपेमेंट डेट आपने अनाउंस कर दी तो रिडीमेबल। अब एक बहुत ही 5 मिनट की चीज है, एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, एक्स्ट्रा कुछ, यार एक फिर सवाल है, इसको इक्विटी क्यों कहते हैं, उसकी जवाब बताता हूँ। यार या तो बैलेंस शीट में दो तरह की सोर्स ऑफ फाइनेंस आती है, एक लायबिलिटी और एक इक्विटी। लायबिलिटी वो होती है, लायबिलिटी वो चीज होती है जिसमें रीपेमेंट ऑब्लिगेशन टू रीपे कैश हो, यानी जिसमें रीपेमेंट डेट डिफाइन हो। तो अगर रीपेमेंट डेट डिफाइन नहीं होगी तो डेफिनेटली फिर वो, ऑब्वियस सी बात है उसका, अगर वो लायबिलिटी नहीं है तो सेकंड सोर्स एक्विटी में चला जाएगा। एक चीज आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन लेकिन अगर जो हजरात स्टॉक मार्केट की थोड़ी नॉलेज रखते हैं उनको पता, उनको ये बातें पता है, और आप लोग भी अगर 5 मिनट वो बात सुन लोगे तो उससे फायदा ही होगा, कोई ऐसे जाया नहीं जाएगा। एक रेशियो है जिसको हम बोलते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, ये देख लो। एक मिनट, समझाता हूँ। इधर इधर सामने देखें बेटा, एक रेशियो है जिसका नाम है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, ईपीएस अर्निंग पर शेयर। यानी इसका मतलब ये है कि कंपनी ने एक एक शेयर पे कितना कमाया, कंपनी ने एक एक ऑर्डिनरी शेयर पर कितना कमाया, कितना कमाया, सही है। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये आपके कोर्स में नहीं है, मैं सिर्फ एक एमसीक्यू किट में उसके बीच में एक लाइन आ गई उसको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बेटा एक प्रॉफिट होता था पीबीआईटी, आपको याद होगा, एक प्रॉफिट था पीबीआईटी। पीबीआईटी बेटा पूरा का पूरा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का नहीं होता, पीबीआईटी पूरा का पूरा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का नहीं होता, इसमें से पहले इंटरेस्ट लेस होता है, तो अब आ जाता है पीबीटी। पीबीटी भी कहते हैं पूरा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का नहीं होता, इसमें से पहले टैक्स लेस होता है, जब टैक्स लेस करोगे तो पीएटी आ जाएगा। पीएटी वो प्रॉफिट होता है जिसमें से हर चीज हो गई, पीएटी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हो गए, कॉस्ट ऑफ सेल भी लेस हो गई, इंटरेस्ट भी लेस हो गया, टैक्स भी लेस हो गया, तो हम इस पीएटी को वो प्रॉफिट बोलते हैं जिस पर किसी का हक नहीं है सिवाय ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का। पीएटी वो प्रॉफिट है जिस पर किसी का हक नहीं है सिवाय ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का, सही है। इसको डिवाइड कर देते हैं, जितने शेयर हमने आज तक इशू किए हैं, तो आपको एक एक शेयर की कमाई निकल आएगी, एक एक शेयर की कमाई निकल आएगी, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस का फुल फॉर्म लिख देता हूं, अर्निंग पर शेयर, सही है। अब बेटा ये इतना अहम रेशियो है, ये इतना अहम परफॉर्मेंस इंडिकेटर है कि शेयर होल्डर के दिलों की धड़कन होता है। ये ईपीएस सादा लफ्जों में स्टॉक एक्सचेंज में शेयर होल्डर के दिल की धड़कन होता है, क्यों? बिकॉज
नॉर्मली यहां देखो लिख रहा हूं, स्टॉक मार्केट शेयर प्राइस इज stock market share price is dependent on EPS. Normally, stock market share price is dependent on EPS. Stock market share price is dependent on EPS. यहाँ देखें, सामने देखें, क्यों शेयर प्राइस ईपीएस पे डिपेंडेंट क्यों? इधर देखिए, मेरी तरफ देखें, ये मेरे हाथ में दो पेन है, ये देखें, ये मेरे हाथ में दो पेन नजर आ रही है। ये पहली जो पेन है समझ लो ये यूनिलीवर का शेयर है। ये पहला वाला जो ये देखो ये वाइट, ये राइट वाली जो पेन है ये यूनिलीवर का शेयर है। इसका ईपीएस है 1000 रुपए, यानी ये एक एक शेयर 1000 रुपए कमा के दे रहा है। ये एक शेयर 1000 रुपए कमा के दे रहा है। ये दूसरा जो शेयर है ये आईसीआई का शेयर है, इसका ईपीएस है 50 रुपए। तो बेटा ये देखो यूनिलीवर वाला शेयर 1000 रुपए कमा के दे रहा है, आईसीआई वाला शेयर 50 रुपए कमा के दे रहा है। तो जरा सोचो कीमती कौन सा होगा? जो ज्यादा कमा के दे रहा है वो ज्यादा कीमती होगा ना। जो ज्यादा कमा के दे रहा है वो ज्यादा कीमती होगा। तो सीधी बात है, जिस शेयर का ईपीएस ज्यादा उसकी शेयर प्राइस भी ज्यादा, जिस शेयर का ईपीएस ज्यादा उसकी शेयर प्राइस भी ज्यादा। सही है। तो नॉर्मली नॉर्मली ईपीएस जो है ना, ईपीएस जो है वो आपकी शेयर प्राइस से लिंक होता है कि जितना ज्यादा आपका ईपीएस होगा उतनी शेयर प्राइस ज्यादा होगी। ठीक है, अब काम की बात शुरू करते हैं। काम की बात, फजूल बातें बंद। बेटा हम याद करो, हमने एक चीज पढ़ी थी बोनस इशू, याद है? हमने एक चीज पढ़ी थी बोनस इशू, अगर आपको याद हो, फ्री इशू। हमने एक चीज पढ़ी थी बोनस इशू विच इज फ्री इशू। जरा मेरी तरफ देखें, इधर तो देखें, फैक्ट समझाता हूँ। जब कंपनी बोनस इशू करती है, इधर देखें, जब कंपनी बोनस इशू करती है तो नए शेयर इशू हो जाते हैं। जब कंपनी बोनस इशू करती है तो नए शेयर इशू हो जाते हैं। इधर देखें, तो आपका ये डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। फिर सोचें, जब कंपनी बोनस इशू करती है तो नए शेयर इशू होते हैं, नए शेयर, तो आपका ये ईपीएस का डिनोमिनेटर बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे। और बोनस इशू की वजह से सामने वाले कोई पैसे भी नहीं देते। बोनस इशू की वजह से सामने वाले आपको एक पाई भी नहीं देते शेयर होल्डर। तो आपने कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं की, आपने कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो आपका ये न्यूमरेटर चेंज नहीं होगा। आपका ये न्यूमरेटर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो जरा सोचो मैथमेटिकली, कि आपका डिनोमिनेटर एकदम बढ़ रहा है, आपका डिनोमिनेटर एकदम बढ़ रहा है जबकि न्यूमरेटर चेंज नहीं हो रहा, तो आपका ईपीएस गिर नहीं जाएगा? आपका ईपीएस फॉल नहीं हो जाएगा? सोचें, नहीं समझ रहे? बेटा आप बोनस इशू करते हो तो नए शेयर इशू होते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, तो ईपीएस का डिनोमिनेटर तो बढ़ गया। लेकिन बोनस इशू इज अ फ्री इशू। बोनस इशू की वजह से एक पाई भी नहीं आती, बोनस इशू की वजह से एक पाई भी नहीं आती कंपनी में, तो कंपनी की इन्वेस्टमेंट तो हुई नहीं, तो न्यूमरेटर तो चेंज ही नहीं होगा, तो आपका ईपीएस गिर जाएगा। और जब ईपीएस गिरेगा तो शेयर प्राइस भी गिरेगी। सोचो, बोनस इशू होगा तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो ईपीएस का डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ईपीएस का डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ईपीएस गिरेगा, और ईपीएस गिरेगा तो शेयर प्राइस भी गिरेगी। तो बच्चे ने कहा एक मिनट यार, इसका मतलब कोई भी इदारा बोनस इशू करेगा तो उससे शेयर प्राइस गिर जाएगी? हाँ, बोनस इशू करेगा तो उससे बेशक नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे लेकिन शेयर प्राइस गिर जाएगी। बोनस इशू करेगा तो लोगों के पास शेयर्स तो ज्यादा आ जाएंगे लेकिन शेयर प्राइस क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो बच्चे ने कहा यार शेयर प्राइस गिराना अच्छी बात होती है क्या? शेयर प्राइस गिराना अच्छी बात होती है? मैंने कहा हाँ। इधर देखो, कभी कभार शेयर प्राइस गिराना अच्छी बात होती है। कभी कभार शेयर प्राइस गिराना अच्छी बात होती है। कब भाई? कभी कभार आपके शेयर की प्राइस 15,000 रुपए पर शेयर तक पहुंच जाती है। कुछ शेयर बहुत महंगे होते हैं, कुछ शेयर बहुत महंगे निकल जाते हैं। जैसे एक शेयर मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी है वॉरेन बुफे की, जो कोक कंपनी है ना, उसका एक शेयर अभी कोविड से पहले $3.5 लाख था। बर्कशायर हेथवे के नाम से, बर्कशायर के नाम से जाके चेक करना, उसका एक शेयर $3.5 लाख का था, एक शेयर। और अभी कोविड की वजह से वो शेयर प्राइस गिर गिर के $2.5 लाख तक आई थी, यानी $3 लाख एवरेज उसकी शेयर प्राइस है। $3 लाख पाकिस्तानी, 5 करोड़ रुपए का एक शेयर, नहीं बल्कि 5 करोड़ नहीं, हाँ 5 करोड़ ऑलमोस्ट। तो इतना महंगा शेयर है। तो कभी कभार शेयर इतना महंगा हो जाता है कि कोई आम आदमी उसको खरीद ही नहीं कर सकता। अपने पाकिस्तान की एग्जांपल दें तो एक शेयर 15,000 रुपए का हो गया। तो अगर 15,000 रुपए का एक शेयर हो गया तो फिर कोई नॉर्मल आम आदमी तो उसमें ट्रेडिंग करेगा ही नहीं। तो मार्केट में उस शेयर की ट्रेडिंग ही रुक जाती है। मार्केट में उस शेयर का वॉल्यूम आना कम हो जाता है, नहीं लोग उसमें ट्रेड ही नहीं कर सकते, आम आदमी तो कर ही नहीं सकता। तो फिर उसके डायरेक्टर्स क्या करते हैं, वो बोनस इशू करते हैं।
बोनस इश्यू की वजह से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं लेकिन शेयर प्राइस गिर जाती है। बोनस इश्यू की वजह से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं लेकिन शेयर प्राइस क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो अब जब शेयर प्राइस गिर जाती है तो आम आदमी भी खरीद सकता है, तो मार्केट में उस शेयर्स का वॉल्यूम आना शुरू हो जाता है। उस शेयर का वॉल्यूम आना यानी उस शेयर्स की ट्रेडिंग होना शुरू हो जाती है। तो हम कहते हैं कि बोनस इशू इंक्रीजेस द मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स। बोनस इशू, ये स्टेटमेंट देखो किट पे लिखी हुई है, बोनस इशू increases the marketability of shares। देखो, अगर इस बात को समझना है तो एक चीज सोचो फिर समझो। देखो, सब एक साथ मेरी तरफ आखिरी बार देख लें, बस ये आखिरी कोशिश है। जब आप बोनस इशू करोगे तो नए शेयर इशू होंगे, जब आप बोनस इशू करोगे तो नए शेयर इशू होंगे, तो ईपीएस का डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ईपीएस गिरेगा, ईपीएस गिरेगा तो शेयर प्राइस भी गिरेगी, तो शेयर सस्ता हो जाएगा ना। तो जब शेयर सस्ता हो जाएगा तो आम आदमी भी खरीदो फरोख्त कर सकेगा। तो इसका मतलब मार्केट में फिर हर बंदा उसको खरीदो फरोख्त करेगा, तो उसकी उस शेयर की पहचान बढ़ जाएगी, उस शेयर की मार्केटेबिलिटी, उस शेयर को लोग ज्यादा जानना शुरू कर देंगे। तो हम कहते हैं बोनस इशू इंक्रीजेस द मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये लिख लें। एक सवाल आया हुआ है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की डिविडेंड पर हाँ फिक्स होती है, डिविडेंड परसेंटेज इसकी भी वही होती है, फिक्स। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर इस पॉइंट पे आके कंपनी अकाउंट्स खत्म हो गया है, अब इसकी एक एग्जाम किट की क्लास है। सही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर की बुक रीडिंग करें। बुक रीडिंग करने वाला चैप्टर है, अपनी बीपीपी या कैपलन की जो भी स्टडी टेक्स्ट आप लोग यूज कर रहे हैं, इसकी बुक रीडिंग भी करें। सही है। और बुक्स सब अवेलेबल भी हैं, आप लोग चाहें तो बाय कर लें। राइट। चलें, कॉपी कर लिया? बोलो, बोलो जी। चलें, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। सही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।